अच्छा जी, कल वाली बातें क्लियर है कि बिग डाटा होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। 5 बातें थी। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी, वैल्यू। मुझे बताएं इन 5 में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिस पे आई कैब आपको फंसा सकता है। वेरासिटी, क्योंकि ये वो वर्ड है जो कि आज से पहले आपने कहीं नहीं पढ़ा था। और वेरासिटी का मतलब यही होता है कि जो डाटा एक्वायर्ड है उसमें मिक्सचर होगा। कुछ डाटा ठीक होगा, कुछ डाटा ख़राब होगा, गलत होगा, इनएक्यूरेट होगा। और हमने उसको क्या करना है? क्लीन करना है। डाटा को साफ करना है, डाटा को क्लीन करना है। अच्छा, आज भी हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली टर्म, हाँ बराबर, पहली टर्म है वेब स्क्रैपिंग। पहली टर्म क्या है? वेब स्क्रैपिंग। सर, वेब स्क्रैपिंग क्या है? आपने कभी विकिपीडिया खोल कर देखा है? नहीं, कभी नहीं खोला विकिपीडिया। चलो, कोई वेबसाइट कभी खोल कर देखिए। ठीक है। किसी भी वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा आ रहा होता है। शुरू से लेके एंड तक बहुत कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, नोट्स बने होते हैं, तस्वीरें आ रही होती हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि ये सारा डाटा उठाओ और इसको अपने पास सेव करो, वर्ड पे सेव करो या किसी भी और तरीके से, इसको हमने यूज़ करना है फॉर एनालिसिस, तो अगर एक इंसान को ये काम दिया जाए तो वो तो कबाड़ा मचा देगा। या तो वो कॉपी पेस्ट गलत करेगा, या अगर वो सही कर भी ले तो शायद उसकी सीक्वेंस ख़राब रहेगी। तो पर यहाँ पे हमें ज़रूरत पेश आती है एक अदद सॉफ्टवेयर की, एक अदद सॉफ्टवेयर की। उसको हम क्या नाम देते हैं? वेब स्क्रैपिंग। क्या नाम देते हैं? वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसका एक ही काम है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो हम उसको बताते हैं कि कौन सी वेबसाइट से तुमने डाटा पकड़ना। वो डाटा पकड़ के हमें एक्सेल फाइल्स में दे देता है, डाटा पकड़ के हमें डाटाबेस के फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है, या CSV फाइल बना देता है एक्सेल की, या वो हमें सेमी स्ट्रक्चर्ड जेसॉन की फाइल एक बना के दे देता है। तो वेब स्क्रैपिंग क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका मेन काम क्या है? डाटा को पकड़ना, कॉपी करना, एक्सट्रैक्ट करना। कहाँ से? वेबसाइट के सोर्स से। और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देना जैसे हम चाहते हैं, हमारे मुताबिक उसको कन्वर्ट कर देना। अभी डाटा पड़ा हुआ है पैराग्राफ की शक्ल में, और हम चाहते हैं कि डाटा किस फॉर्म में आ जाए? एक्सेल की फॉर्म में आ जाए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाए। अनस्ट्रक्चर्ड पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं किस फॉर्मेट में आ जाए? स्ट्रक्चर्ड में आ जाए। तो हम इसको यूज़ करेंगे और उसको बोलेंगे कि ये वेबसाइट से डाटा उठाओ और इसको हमारे मुताबिक इस तरीके से कैटेगराइज कर दो। दिस इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। अब मुझे बताएं, वेब स्क्रैपिंग हम क्या पढ़ रहे हैं? मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। याद करें, बचपन में हम लोगों ने बात की थी, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। तो हमारे लिए ये डाटा कौन सा है? सेकेंडरी डाटा, कि हम किसी और के डाटा को अपने मुताबिक ढाल रहे हैं। और ये इंटरनल सोर्स है कि एक्सटर्नल सोर्स है? ये एक्सटर्नल सोर्स। तो अब मुझे बताएं, वेब स्क्रैपिंग एक्सटर्नल सोर्स पे काम करता है कि इंटरनल पे? एक्सटर्नल पे। और वेब स्क्रैपिंग से जो डाटा हमें मिल रहा है वो डाटा कौन सा होगा? सेकेंडरी डाटा होगा। डाटा कौन सा होगा? सेकेंडरी डाटा। ये सॉफ्टवेयर एक और काम भी करता है, दो वेबसाइट्स को कंपेयर भी कर सकता है। दो वेबसाइट्स को या दो मुख्तलिफ डाटा को पकड़ के क्या कर सकता है? कंपेयर कर सकता है। अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा, जिसमें प्रोडक्ट का डाटा हो सकता है, प्राइसेस का डाटा हो सकता है, कस्टमर रिव्यूज़ का डाटा हो सकता है। पकड़ना कहाँ से है? वेबसाइट से। और एग्जांपल, अ प्राइस कंपैरिजन बिटवीन टू वेबसाइट्स,
प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का कंपैरिजन बिटवीन टू वेबसाइट्स। ये कुछ एंटिटीज वेब स्क्रैपिंग को वेबसाइट्स के अंदर इनबिल्ड भी कर देती हैं कि हमारे ही कंपनी के डाटा को पकड़ो, किसी और डाटा को पकड़ो और आपस में मैच करके कस्टमर को बताओ कि उसके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वेब स्क्रैपिंग बेसिकली क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डाटा कहाँ से पकड़ रहा है? वेबसाइट से, और उसको क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है हमारे मुताबिक, ताकि हम उससे आगे फ़ायदा उठा सकें। डन? ओके, इजी। दूसरी चीज़ IoT। सेकंड क्या है? IoT कह लें या डाटा फ्रॉम सेंसर्स कह लें। डाटा फ्रॉम सेंसर्स। कभी आपने मोबाइल से पेमेंट की हो, किसी आप शॉप पे गए हो और उसके पास वो जो मशीन होती है जिस पर आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं या क्रेडिट कार्ड को टैप करते हैं, आजकल ये भी दौर आ गया कि आप मोबाइल के थ्रू मोबाइल वॉलेट को यूज़ करते हुए पेमेंट करते हैं। आप मोबाइल को रखते हैं, पेमेंट ऑटोमेटिकली चली जाती है, कोई बैंक की ऐप ओपन नहीं करनी, कोई कार्ड नहीं निकालना, कोई पिन कोड नहीं, कुछ भी नहीं, बस मोबाइल रखें, पेमेंट हो गई। गूगल वॉलेट जैसे है, जैस कैश जैसे है। तो ये उसको कैसे पता चला कि मैंने पेमेंट करनी है? थ्रू सेंसर्स। कभी मोटरवे पे जा रहे हो और टोल प्लाजा आ जाए, एम टैग, वो भी क्या एक तरह का सेंसर। तो सर ये डाटा जो सेंसर से हासिल किया जाता है, ये डाटा जो सेंसर से हासिल हो रहा है, IoT डिवाइसेस से हासिल हो रहा है, ये डाटा क्या कहलाएगा? डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर्स। अब क्या मोटरवे से सिर्फ एक ही गाड़ी गुजरती है? हज़ारों लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, और हम एक दिन की बात थोड़ी कर रहे हैं, पूरे साल की बात कर रहे हैं। गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। फिर जब आप पेट्रोल वाले के पास पहुँचेंगे तो अक्सर गाड़ियाँ वहाँ पे भी जब पेट्रोल अपना रीफिल करवाती हैं तो वो पेमेंट किस तरह करती हैं? कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रही होती हैं, या वो टैप कर रही होती हैं, पेमेंट हो जाती है, या उनके पास भी कुछ टैक्स लगे होते हैं। तो ये सारा डाटा जो कि सेंसर्स के थ्रू आ रहा है, जो कि मशीन्स के थ्रू आ रहा है, ये इंसान गैदर कर रहा है। ये मुझे बताओ प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। बाहर से आ रहा है ना, हम खुद तो नहीं बना रहे। आ बाहर से रहा है, मगर हमारे लिए क्या है? प्राइमरी डाटा। हमारे लिए क्या है? प्राइमरी डाटा। हम अपने मुताबिक इंफॉर्मेशन वहाँ से हासिल कर रहे हैं। इसी तरह लॉग फाइल्स, इसको देख के परेशान नहीं होना। लॉग फाइल्स, लॉग फाइल्स क्या होती हैं? एक काम करो, अपने मोबाइल का कॉल लॉग खोलो, खोलो ज़रा, मैं भी खोलता हूँ। ये तो उस तरह का है ना जिस तरह व्हाट्सएप पे चैट शेयर करते हैं, तो वो एक वो फाइल तो वो भी लॉग है। खोलो खोलो, लॉग लॉग खोलो, कॉल लॉग खोलो मोबाइल पे, मैं भी खोलता हूँ आपके साथ। एक्सपोर्ट चैट जब करते हैं तो इस तरह की फाइल। कॉल लॉग खोला यस सर। या कॉल हिस्ट्री खोल ली है? यस सर। अब देखो उस पर क्या क्या आ रहा है, नंबर आता है? नो। नंबर नहीं आता। चलो नाम नंबर आ गया। अच्छा, ये लिखा आता है कि कॉल आई कहाँ से, पाकिस्तान से आई है या बाहर से आई है? यस सर। टाइम लिखा आता है। यस सर। किसी किसी कॉल के आगे HD भी लिखा आएगा, मेरे पास तो लिखा आता है, एचडी मतलब हाई डेफिनेशन कॉल रिकॉर्डिंग, ये इस तरीके से। लिखा। फिर लिखा आता है कि सिम कौन सी है, Yes, सिम sir. 1 है कि सिम 2 है। फिर अगर आप उस पर क्लिक करो तो वो आपको फर्दर उसकी चैट हिस्ट्री में लेके जाएगा कि कॉल का टाइम क्या था, यस सर। ठीक है, कॉल कब आई है, किस दिन आई है, इस बंदे ने पहले कब आपसे रब्ता किया, बाद में कब रब्ता हुआ। तो ये चीज़ें कौन रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है? लॉग फाइल्स मेंटेन करती है। ये कौन मेंटेन करता है? लॉग फाइल्स मेंटेन करती है। देखो कॉल पे हमने बात क्या की है, वो एक हमारा प्राइवेट डाटा है, वो एक हमारा प्राइवेट डाटा। मगर जो लॉग फाइल्स हैं, बंद हो गया, जो लॉग फाइल्स हैं उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि वो हिस्ट्री ट्रैक डाउन करती है कि क्या कब कौन कैसे क्यों, क्या कब कौन कैसे क्यों। आप व्हाट्सएप पे जाएं, व्हाट्सएप एक मैसेज टाइप करें,
दूसरे बंदों का मैसेज पहुंच जाएगा, वो रीड करेगा, फिर एक चैटिंग शुरू हो जाएगी। व्हाट्सएप के बैक एंड के ऊपर एक लॉग फाइल मेंटेन होना शुरू हो जाएगी कि इस बंदे ने इस टाइम पे व्हाट्सएप लॉगिन किया, इस बंदे को या इस नंबर पे उसने ये मैसेज भेजा। अब मैसेज क्या था वो नहीं आएगा, ये लिखाएगा कि एक मैसेज गया था। वो मैसेज क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि आपकी व्हाट्सएप की जो चैट है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, वो और कोई पढ़ नहीं सकता। मगर लॉग में ये लिखा ज़रूर आएगा कि इस बंदे ने इस टाइम पे ये मैसेज भेजा, या एक मैसेज भेजा, या सिंपल मैसेज भेजा, वॉइस नोट भेजा, टेक्स्ट भेजा, तस्वीर भेजी, वीडियो भेजी, या कोई फाइल भेजी, कोई पीडीएफ भेजा। कंपनीज कहती हैं कि भाई आप लोगों को हम अपने सिस्टम की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। हर यूज़र के पास उसके रेलेवेंट डिपार्टमेंट की क्या होती है, एक्सेस होती है। फर्ज करें एक बंदा अपने यूज़र अकाउंट का पासवर्ड भूल जाए, एक दफ़ा ट्राई करेगा गलत आ जाए, दो दफ़ा ट्राई करेगा गलत हो जाएगा, तीसरी दफ़ा ट्राई करेगा फिर गलत हो गया। अब सिस्टम ने एक एरर देना शुरू कर दिया, क्या कि आपने 3 दफ़ा पासवर्ड गलत टाइप किया है, बराए मेहरबानी 2 हफ्तों के बाद ट्राई कीजिए, या कुछ घंटों के बाद ट्राई कीजिए, या एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाएं, वो अपना पासवर्ड डालेगा तो हम आपको आगे एंटर होने देंगे। अब सवाल मेरा ये है कि सिस्टम को कैसे पता चल रहा है कि 2 दफ़ा एक ही बंदे ने ये गलत पासवर्ड ऐड किया? सिस्टम क्या बैकएंड पे क्रिएट कर रहा है? लॉग फाइल्स क्रिएट कर रहा है। तो लॉग फाइल्स बेसिकली एक टैग है, एक हिस्ट्री है जो कि सिस्टम क्रिएट करता है कि कौन कब क्या कैसे क्यों, कौन कब क्या कैसे क्यों। अब मुझे बताएं, ये इंटरनल डाटा कि एक्सटर्नल डाटा? इंटरनल डाटा। प्राइमरी कि सेकेंडरी है? प्राइमरी। इसको पढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सर्वर्स, एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क्स। ये ट्रैक करता है कि आप किस किस से क्या क्या इंटरेक्शंस कर रहे हैं, क्या आपने एरर्स किए हैं, और कौन सी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, कौन सी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। आपने शायद देखा हो आजकल एक नया फीचर आया हुआ है मोबाइल्स के अंदर कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो वो बंदा अगर पासवर्ड डाले गलत हो, फिर डाले गलत हो, फिर डाले गलत हो, तो वो एक तस्वीर उस बंदे की खींच लेता है। देखा है कभी? मोबाइल जो है वो तस्वीर पकड़ लेता है उस बंदे की जो कि गलत पासवर्ड डाल रहा है। हाँ बिल्कुल, एंटी थेफ्ट। अब मज़े की बात ये है कि ये तस्वीर जा कहाँ पे रही है? सर्वर पे। सर्वर पे क्या मेंटेन हो रहा होगा? लॉग, कि कब ये चोरी हुआ, कहाँ की लोकेशन ट्रैक हुई है, और वो बंदा जिसने गलत पासवर्ड एंटर किया उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉग फाइल। आगे आ जाएं, सर्वेज एंड यूजर जनरेटेड डाटा। आंख बंद करके मुझे बताओ, प्राइमरी का सेकेंडरी? सर्वे, सर्वे, सर्वे हम ले रहे हैं ना, प्राइमरी है। अगर किसी का लिया हुआ यूज करेंगे तो सेकेंडरी है। इंटरनल के एक्सटर्नल? बाहर से ले रहे हैं ना, एक्सटर्नल डाटा। बाहर से ले रहे हैं तो एक्सटर्नल डाटा। तो गैदरिंग फीडबैक वाया सर्वेस, पोल्स एंड डायरेक्ट यूजर इनपुट। ये वही बातें हैं जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, तभी मैंने 4 करवाया ताकि कुछ चीज़ें को रिलेट करना शुरू करें। यहाँ पे हर चैप्टर आपस में जुड़ा हुआ है, स्पेशली डाटा के अंदर। डन। फिर डाटा की एप्लीकेशंस। अब अगर आप कहेंगे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ी हुई, भाई हम लोगों ने क्या हेल्थ केयर की बात नहीं की थी कि अर्ली डिजीज का हमें पता चल जाएगा, ट्रीटमेंट कैसे कैसे हो रही है, कौन से मर्ज नए आ रहे हैं, कितना हमें स्टाफ चाहिए, वो सारा चीज़ें। इसी तरह रिटेल एंड ई कॉमर्स, ये बात भी हम लोगों ने की हुई है। फाइनेंस सेक्टर, मैंने वो आपको 3 सवालों की वीडियोस भेजी थी, वो देखी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप वही देख लेना तो वही वाली बातें यहाँ पे फिट की जा सकती हैं। सेम गोज विथ मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सारी वही बातें हैं जो कि हम कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 1 में कवर कर चुके हैं जब हम लोग डाटा के यूज़ की बात कर रहे थे। तो स्मॉल डाटा का यूज़ हो या बिग डाटा का यूज़ हो, यूज़ तो वही है, बस फ़र्क क्या है, हमारा क्वांटम बढ़ गया है।
वहाँ पे डाटा कम था जिसको समझना था, यहाँ पे डाटा ज़्यादा है जिसको समझना। चैप्टर 1 किया, ये स्मॉल डाटा है। कंप्लीट बुक की, ये बिग डाटा है। यूज़ क्या है? चैप्टर 1 करके भी टेस्ट देना है और सारी बुक करके भी टेस्ट देना है, पेपर पास करना है। एक दफ़ा पढ़ लें, तसल्ली कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लें। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, आपने व्हाट्सएप के ऊपर एक फीचर देखा होगा, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर रहे हैं, एक वहाँ पे फीचर होता है जिसमें आप डिफरेंट नंबर्स को सिलेक्ट करके उनको एक कैटलॉग बना के उनको मैसेजेस कर सकते हैं। देखा ये फीचर आपने? व्हाट्सएप कौन सा यूज़ करते हो? सिंपल यूज़ करो, ज़रा खोलो। ब्रॉडकास्टिंग। इसी तरह अगर आप देखो व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर, आप अपना पूरा एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो व्हाट्सएप के अंदर और उस अपनी मार्केटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से कि मैंने अपने कस्टमर को क्या चीज़ दिखानी है। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, जो मैं सेल कर रहा हूँ मैं सिर्फ वही दिखाऊँ। एक दफ़ा रीड कर ले इसको, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, तसल्ली से एक दफ़ा रीड कर ले। कौन सी पीडीएफ? जो आपने शेयर किए थे, चैप्टर की रिवीजन तो आपके पास है ना, तो फोटोकॉपी को सेंड करके करवा लो। प्रॉब्लम पर घर से घर के पास शॉप नहीं है तो चलो उसको भेज देता हूँ। तो अगर उनको आप पीडीएफ भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, बोलने कह रहा मशीन में एरर कर रही है। तो मैं फिर रखवाऊँ कैसे? जी, मैं कैसे रखवाऊँ? कहीं से प्रिंट करवा के रखवाऊँ, ये कहना चाह रहे हो? हाँ वो उसे कह देंगे जिस तरह चलो बाकी शॉप पर बाय करिए। मैं करता हूँ कुछ। इसको रीड कर लें अच्छे से प्लीज़, तसल्ली से रीड कर लें, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है कि हेल्थ केयर में उसका क्या यूज़ है, रिटेल में क्या यूज़ है, फाइनेंस में क्या यूज़ है। ये सारी वही बात है जो कि चैप्टर 1 में हम पढ़ के आ चुके हैं। फ्लैग हाईलाइट करना। फ्लीट कहते हैं गाड़ियाँ, व्हीकल्स, सवारियाँ। चलिए मुझे एक सवाल का जवाब दें। 3 बातें आपको मैंने बताई थी जिसका आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया था रैट। 3 बातें कौन सी थी? 3 बातें कौन सी थी? आर स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट, एक्यूरेट, टाइमलीनेस। रेलेवेंट, एक्यूरेट और टाइमलीनेस। बिग डाटा अगर एक इदारा मेंटेन करके बैठा हुआ, मुझे इतना बताएं कि बिग डाटा के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं जो कि उस इदारे को आएंगे। भाई एक इदारा बिग डाटा खड़ा कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? डाटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। रेलेवेंस तो बाद की बात है ना, पहले देखो उसका साइज कितना ज़्यादा। तो ये डाटा एक नॉर्मल मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाएगा, नॉर्मल हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाएगा, नॉर्मल यूएसबी फ्लैश में सेव हो जाएगा, एसएसडी में सेव हो जाएगा, क्लाउड पे सेव हो जाएगा। क्लाउड पे सेव किया जा सकता है, डाटा सर्वर्स पे सेव किया जा सकता है, डाटा सेंटर्स में सेव किया जा सकता है। मगर क्या ये हर कंपनी अफोर्ड कर सकती है?
नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी भी एक मल्टीनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रही है। क्या इसकी कॉस्ट ज़्यादा कि कॉस्ट कम है? अच्छी खासी कॉस्ट आएगी। पहले वो डाटा कलेक्ट करने पे कॉस्ट आएगी, उसको साफ़ करने पे कॉस्ट आएगी, उसको फिर आगे स्टोर करने पे भी कॉस्ट आएगी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो डाटा इकट्ठा हम लोग कर रहे हैं, बिग डाटा इकट्ठा हो गया, अब क्या मसला? डाटा ये थोड़ी है कि एक दफ़ा आ गया तो आ गया, इसकी तो वेलोसिटी है, हर दिन कोई ना कोई नया डाटा उसमें एंटर हो रहा है, चाहिए नहीं। और क्या मसला है? वैरायटी, वैरायटी इसमें स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है। और क्या मसला? वेरासिटी। क्या मतलब? डाटा साफ नहीं है, इसमें ख़राब डाटा भी है, सही डाटा भी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डाटा के फीचर्स हैं, जो बिग डाटा के फीचर्स हैं, असल में वही उसके क्या है, चैलेंजेस भी हैं, उसके मसले भी सारे के सारे वही। पहला मसला डाटा क्वालिटी। ये डाटा एक्यूरेट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, शायद टाइमली अवेलेबल भी ना हो। क्यों? क्योंकि ये हाई वॉल्यूम रखता है, हाई वेरासिटी रखता है और हाई वैरायटी रखता है। वैरायटी भी है, वेरासिटी भी है और वॉल्यूम भी है। अच्छा, नेक्स्ट मसला क्या है? स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। भाई, इसको रखने के लिए आपको बड़े बड़े सर्वर्स बाय करने पड़ेंगे, आपको क्लाउड पर डाटा रखना पड़ेगा, इसको स्टोर करने की, इसको प्रोसेस करने की, एक तो कॉस्ट भी ज़्यादा है। अच्छा, फिर मज़े की बात, अगर हमें डर हो कि ये डाटा चोरी हो जाएगा, हैक हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो उतने ही डाटा का मुझे पीछे क्या क्रिएट करना होगा? बैकअप क्रिएट करना होगा, और बैकअप की कॉस्ट मुझे अलग से बर्दाश्त करनी होगी, उसके लिए सर्विस मुझे अलग से बाय करनी होगी। फिर जब डाटा ज़्यादा हो तो उसकी प्राइवेसी मेंटेन करना भी मसला करता है। इसके लिए भी आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रखने होंगे जो कि इस डाटा को चला सके। एंड ओवरऑल ये डाटा स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, तो ये आपस में इतनी आसानी से इंटीग्रेट नहीं होगा। कोई मुश्किल बात? कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, तीसरा मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया है, आई गेस ये किताब में भी शामिल है ना? शामिल सोल्यूशन लिखा हुआ है ना? ठीक है। डाटा क्वालिटी को कैसे अब आप आगे सही कर सकते हैं? डाटा को साफ करके, ये जरा वर्ड पढ़िएगा, क्लींजिंग। जो ख़वातीन नहीं कराती पार्लर में जाके क्लींजिंग, मैनीक्योर पेडिक्योर, तो ऐसे ही हम इस डाटा को भी क्लीन करते हैं। ये वर्ड क्लीनिंग नहीं है, ये वर्ड क्या है? क्लींजिंग। क्लींजिंग। तो जब आपके पास रिगरस डाटा हो, काफ़ी ज़्यादा तादाद में डाटा हो, हाई बल्क में डाटा हो, तो आपने उसके ऊपर क्या टेक्निक्स लगानी है? क्लींजिंग टेक्निक्स लगानी है, ताकि आपका डाटा साफ हो जाए। स्टोरेज अगर आपने इसकी करनी है तो आप कुछ सिस्टम्स यूज़ करेंगे। क्लाउड पे डाटा को सेव कर रहे होंगे, अपाचे के ऊपर सेव कर रहे होंगे, हडूप के ऊपर सेव कर रहे होंगे, स्पार्क के ऊपर सेव कर रहे होंगे। अब आप कहेंगे सर ये अपाचे, हडूप और स्पार्क क्या है? तो मैं कहूँगा इसके पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, और मैं कहूँगा कि तुम्हारे सिलेबस का नाम क्या है? डाटा सिस्टम एंड रिस्क। तो ये कहाँ पे आएगा डिटेल में? सिस्टम्स में आएगा। अभी के लिए हमने क्या करना है? नाम ध्यान में रख लेने हैं, अपाचे, हडूप और स्पार्क। अपाचे, हडूप, स्पार्क। अपाचे, हडूप, स्पार्क। ये नाम मुश्किल तो नहीं है? अभी मुश्किल लग रहा है, आगे जाके एक नाम आएगा दमादम्बूक, DAMADAMADAMBOOK, दमादम्बूक। फिर मैं पूछूंगा कि वो और मुश्किल था या ये मुश्किल था? तो तीन नाम कौन से याद रखने? अपाचे, हडूप और स्पार्क। देन डाटा प्राइवेसी, इसका सॉल्यूशन क्या है? एनक्रिप्शन। जैसे आपको मैंने मिसाल दी, व्हाट्सएप की चैट्स क्या होती है? एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। और अगर किसी ने एक्सेस हासिल करनी है तो उसके पास
उसको कंट्रोल करने की फिर ताकत होनी चाहिए। डाटा इंटीग्रेशन, जो डाटा आप हासिल कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड भी है और अनस्ट्रक्चर्ड भी है और डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है। जैसे पीछे अगर हम देखें तो डाटा कहाँ से था, कुछ इंटरनल सोर्स से था, कुछ एक्सटर्नल सोर्स से था। तो इसको अगर आप सही करना चाहते हैं तो फिर आपको इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। ये कहाँ पढ़ेंगे, सिस्टम्स के एरिया में जाकर। ये जो सॉल्यूशंस हैं ये नॉर्मली हम लोग कहाँ पे पढ़ रहे होंगे, सिस्टम्स के एरिया में। फॉर द टाइम हमें क्या नाम याद रखने हैं, अपाचे, हडूप और स्पार्क। देन कुछ एमर्जिंग ट्रेंड्स कुछ एमर्जिंग ट्रेंड्स जो कि बिग डाटा में आ रहे हैं। पहला वाला क्या है, एआई एंड मशीन लर्निंग। अब आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं कि एआई क्या है, वो सर जितना मर्जी आपके पास बिग डाटा हो, अगर आपके पास एक अच्छा एआई है तो वो उस डाटा को खुद ही संभाल लेगा, खुद ही उसको इंटीग्रेट भी कर देगा, खुद ही उसको डिवाइड भी कर देगा, खुद ही वेब स्क्रैपिंग भी कर लेगा। जैसे आप कहेंगे वो वैसे उसको मेंटेन करना शुरू कर देगा। और कब तक आप ये काम करते रहेंगे, जब तक डेटा आता रहेगा, जब तक एक टाइम आएगा कि वो खुद ही सीख जाएगा। आपने अगर जीपीटी सही से यूज़ किया हो ना, तो जो आपका यूज़र अकाउंट है वो उसको रीड करता है कि आप कौन हैं, आपकी एज क्या है, आप करते क्या हैं, आप किस तरह की आप सर्चिंग करते हैं, आपकी वेब हिस्ट्री क्या है, उसके मुताबिक वो आपको आपसे रेलेवेंट जवाब बना के देता है। कभी इस तरह गौर किया उसको, मतलब आप उसको कहो ना, एक चैट में कहो कि यार मुझे ये 3 अल्फाज नहीं चाहिए, तो वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा कि जब भी ये यूज़र मुझसे कोई भी सवाल पूछेगा मैंने ये 3 लफ्ज़ उसमें ऐड नहीं करने। अगर मैं उससे कहूँ कि मुझे इस चैप्टर के नोट्स बना के दे टेबुलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, तो वो मुझे बना के दे देगा। लेट से एक हफ्ते के बाद मैंने कहा चैप्टर नंबर 2 के नोट्स चाहिए टेबुलर फॉर्म में, चैप्टर नंबर 2 के नोट्स चाहिए, बस इतना कहा। मैंने ये पीडीएफ किताब की अपलोड की, उसको कहा कि चैप्टर नंबर 2 के नोट्स बना के दो, ऑटोमेटिकली अब ये मुझे किस में बना के दे रहा होगा, टेबुलर फॉर्म में। उस वक्त आपने परेशान नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्योंकि उसकी चैट में आपने पीछे उसको क्या कहा हुआ है, चैप्टर 4 के नोट्स बना के दो, किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। इसे कहते हैं मशीन लर्निंग। आप खुद अपनी मशीनों को ट्रेन कर रहे हैं कि आओ और आके हमें टेक ओवर करो। सीरियसली आप खुद उनको ट्रेन कर रहे हैं, आप अपना हर चीज़ उनको बताते जा रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं है जब ये आप पे गलबा पा जाएंगे। तो अगर इस चीज़ को रोकना है तो हमें उनको समझना पड़ेगा। समझने के लिए हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, डाटा सिस्टम एंड रिस्क। अच्छा जी, उसके बाद होती है एज कंप्यूटिंग। कौन सी कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग। सर एज कंप्यूटिंग क्या है, वो कहता है प्रोसेसिंग डाटा नियर इट्स सोर्स टू रिड्यूस लेटेंसी एंड बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ कहते हैं डाटा कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है। डाटा की वेलोसिटी को अगर आपने मेजर करना हो तो उसका मेजरिंग यूनिट क्या है, बैंडविड्थ। वो जो ट्रांजैक्शन स्पीड पर आ रही है, बिल्कुल BPS में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांजैक्शन स्पीड। अच्छा जी, एज कंप्यूटिंग क्या है। आजकल के दौर में हर इंसान कहता है कि मेरा काम क्या हो, जल्दी हो। वो इतना वेट करने के चक्करों में नहीं। तो वो कहता है जहाँ से डाटा आ रहा है ना, जिधर डाटा क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, फ़ौरन ही मुझे रिपोर्ट वहीं से मिल जाए। फौरी फौरी क्या हो, मुझे रिपोर्ट वहाँ से मिल जाए, यानी कि उसको उसका सोर्स जो है ना वो सब कुछ बताना शुरू कर दे, उसको वेट ना करना पड़े, उसको लेटेंसी का सामना ना करना पड़े। लेटेंसी कहते हैं देरी, लेटेंसी मीन्स देर, या आपने शायद एक वर्ड सुना हो, हैंग हो गया, सिस्टम हैंग नहीं होते। तो एज कंप्यूटिंग ये करती है कि हर चीज़ को स्पीड पे कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि डाटा रियल टाइम ऑप्टिमाइज हो रहा होता है, इसमें बल्क प्रोसेसिंग
या बैच प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती, हर चीज़ साथ साथ सिस्टम में एंटर होती चली जा रही। फिर इंसान ये कहता है कि मुझे अब एआई के दौर के बाद किसी पे डिपेंड नहीं करना, अब मैं सारा काम खुद कर सकता हूँ। पहले क्या था कि फ्रंट ऑफिसर्स को फर्ज करें आईटी वालों की हेल्प चाहिए होती थी कि हमें इस तरह की रिपोर्ट बना के दो, निकाल के दो। आजकल के दौर में आपने जीपीटी पे जाना है, अपनी फाइल अपलोड करनी, उसको कहना है कि मुझे इस तरह की फॉर्मेट में ये वाली रिपोर्ट बना के दे दो, बना देगा तुम्हें। तो ये क्या हो रही है, डाटा डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि आप एम्पावर कर रहे हैं नॉन टेक्निकल यूजर्स को कि वो भी अब सेल्फ के ऊपर इसको क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें। नॉन टेक्निकल, यहाँ पे ये वर्ड ज़रूरी है, कौन सा वर्ड है ये, नॉन टेक्निकल। एंड देन डाटा रियल टाइम चल रहा, रियल टाइम आप सारी की सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं। और डाटा का क्या यूज़ है, एथिकल यूज़। क्रिकेट मैच कभी देखा, देखा है ना क्रिकेट मैच, अब जरा इसको लिंक करते हैं उसके साथ। क्रिकेट मैच में हर बॉल पे कुछ ना कुछ हो रहा, और कितनी बॉलें होती हैं एक 50 ओवर के मैच में, 600 पर साइड, तो 600। हर बॉल पे कोई ना कोई डाटा आ रहा है कि हर बॉल पे स्कोर कितना है, हर बॉल पे टोटल कितना हो गया, बॉल की स्पीड क्या थी, बैट्समैन की शॉट क्या थी, बैट्समैन कौन था, बॉलर कौन था, उस वक्त मौसम कैसा था, कमेंट्री बॉक्स में कौन था, उस वक्त फील्ड सेटिंग क्या थी। हर बॉल एक नई कहानी आपको बताता है। अच्छा, क्या ये सारा का सारा काम आजकल के दौर में इंसान कर रहे हैं रिकॉर्ड? नहीं। पहले ज़माने में मैनुअल साइन बोर्ड्स होते थे कि हर बॉल के ऊपर हाथ से पकड़ के वो स्कोर को चेंज करते थे। लगान मूवी देखी है किसी ने, देखी है ना? या कभी कोई पुराना टेस्ट मैच देखा हो 90s के दौर का या अर्ली 2000s के दौर का, 80s के दौर का, वो सारे स्कोर कार्ड हाथ वाले होते थे। मगर आजकल ऐसा तो नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स के पास मशीन लर्निंग्स आ गई हैं, उनको पता है कि हर बॉल को हमने ट्रैक कैसे करना है, किस हर बॉल के ऊपर अब वो आपको बताते हैं कि स्पीड क्या थी, उसकी हाइट क्या थी, पिच का बाउंस क्या था, बैट्समैन की शॉट क्या थी, बैट्समैन की टाइमिंग कैसे थी, बैट्समैन का हेड कहाँ था, फुट कहाँ था, उसने शॉट खेली कौन सी है, बीट हुआ कि नहीं हुआ, एज हुई कि नहीं हुई, चौका हुआ कि नहीं। एक दफ़ा आपने उसको बस बता दिया और वो साथ ही क्या कर गया, सीख गया। जो कंप्यूटिंग हो रही है, क्या वो हर बॉल पे हो रही है, हर सोर्स पे हो रही है, हर सोर्स पे हो रही है? और क्या उसमें कोई लेटेंसी आ रही? नहीं। बॉल अभी बोली, मतलब बॉल अभी कराई ही है, तो साथ ही स्पीड भी आती है, उसका हाइट भी आता है, उसकी लेंथ भी आती है, विड्थ भी आती है, इवन बॉलर का आर्म एक्शन भी अब वो डिटरमिन कर लेता है। फिर पाकिस्तानी कहता है कि हमारी बॉल में वो चिप यूज़ होती है जिससे वो स्विंग ज़्यादा करती है, कम करती है। देन अब जो कोच है, कोच, अब कोच का काम क्या होता है? कोच का काम क्या होता है? टेक्निक्स को सीधा करना। वो एक नॉन टेक्निकल यूज़र है फॉर आईटी। मगर आजकल के दौर में जब इतना कुछ अवेलेबल उसके पास है, तो वो ये सारा काम खुद भी कर सकता है कि मैंने किस हालात में अपने इस बैट्समैन को, अपने इस बॉलर को ट्रेन करना। डाटा सब कुछ फ्लो कर रहा है रियल टाइम, एंड हर टीम का रिकॉर्ड उसके कोच के पास है, उसके बोर्ड के पास है, किसी और के पास नहीं है। तो डाटा प्राइवेसी के साथ मेंटेन किया जा रहा है, मगर जो हासिल किया जा रहा है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट डाटा। तो हर फील्ड में आपको ये नए से नए ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, हर फील्ड में। डन। अच्छा, जो भी हम लोगों ने पीछे कुछ बातें की थी बता देता हूँ। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, हडूप। दूसरा क्या लिखा हुआ है, अपाचे स्पार्क। ये एक ही है, हडूप एक अलग वर्ड है, अपाचे स्पार्क एक सिंगल वर्ड। हडूप क्या है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स।
ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि ओपन सोर्स है, कोई भी इसमें डाटा एंटर कर सकता है और ये हर एक को डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज देता है। यानी कि ये कहता है कि ये कमरा तुम्हारा, ये कमरा तुम्हारा, ये कमरा तुम्हारा, ये कमरा तुम्हारा। जैसे एक होटल है, होटल हर एक के लिए क्या है, ओपन। तो तुमने यहाँ रहना है, तुमने यहाँ, तुमने यहाँ, तुमने यहाँ रहना है। जब तुमने छोड़ के जाना है तो ठीक है, हम तुम्हारा डाटा डिलीट कर देंगे, अपने पास सेव नहीं रखेंगे। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारा का सारा डाटा कहाँ पे स्टोर करती है, जाके अपाचे सर्वर्स पे स्टोर करती हैं। कहाँ स्टोर करती हैं? अपाचे सर्वर्स पे स्टोर करती हैं। और सॉरी, कहाँ स्टोर करती हैं? हडूप पे स्टोर करती हैं। देन कम्स अपाचे स्पार्क। अपाचे स्पार्क क्या है? ये क्लस्टर्स बना देता है। क्या बना देता है? क्लस्टर्स। ये ग्रुप बंदी कर देता है। यहाँ पे तो सब कुछ क्या था, सेपरेट था। ये क्या करेगा? इन सबको कंबाइन कर देगा। और अगर कंबाइन कर देंगे तो एक मसला आएगा, प्राइवेसी का ब्रीच बढ़ सकता है। प्राइवेसी का ब्रीच बढ़ सकता है। उसके बाद एंड पे आए क्लाउड के ऊपर डाटा। अब एक से तो आप बखूबी वाकिफ हैं, कौन सा? गूगल क्लाउड। माइक्रोसॉफ्ट का भी है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। और एक और भी है AWS। ये नाम आपको पता होने चाहिए कम से कम। वो ये नहीं पूछेगा कि भाई बताओ AWS क्या काम करता है। वो MCQ में देख सकता है कि भाई बताओ इनमें से कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो 3 है, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर, गूगल का क्लाउड, और एक है AW, ये अमेजॉन का है। ये किसका है? अमेजॉन का, AWS। एंड द लास्ट वन इज NoSQL डेटाबेस। NoSQL डेटाबेस, इसका काम क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड को हैंडल करना, सेमी को हैंडल करना, और किस में कन्वर्ट करना? स्ट्रक्चर्ड डाटा में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? इसकी भी 2 एग्जांपल्स है। एक का नाम क्या है? कसांड्रा। एक का नाम क्या है? कसांड्रा। और एक का नाम क्या है? मोंगोडीबी। अब ये नाम मजबूरी है। एक का नाम क्या है? कसांड्रा, और एक का नाम क्या है? मोंगोडीबी। मोंगोडीबी यानी कि मोंगो डेटाबेस। डन। सदकल्लाहुल अजीम। सदकल्लाहुल अजीम। एक्चुअली इसका क्या कहते हैं? बताता हूँ, हौसला। चैप्टर मुक गया। यस सर। अब करना क्या है? मंडे वाले दिन एक तो आपका टेस्ट है, क्लास के अंदर टेस्ट होगा सिर्फ चैप्टर 1 का, 4 नहीं होगा, ठीक? दूसरी चीज़, इस चैप्टर के MCQs ट्राई करके आना है, हो जाएगा। यस सर। वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आज ही कुछ देर में मैं ग्रुप में एक सवाल भेजूंगा। एक क्वेश्चन होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, जो कि तकरीबन 2 पेजेस का होगा। सवाल एक ही है मगर उसकी लेंथ ज़्यादा है। आपने कुछ नहीं करना, सवाल पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है, फिर दोबारा पढ़ना है। जब 3-4 दफ़ा सवाल पढ़ लेंगे तो आपने चैप्टर खोलना है और जितना पॉसिबल हो खुद से करना है। जहाँ फंसे वहाँ पे चैप्टर की हेल्प लेनी है। वो एक सवाल में पूरा चैप्टर मैंने कवर किया हुआ, यानी कि इफ़ यू रिवाइज, हाँ फोर्थ, इफ़ यू रिवाइज 1 क्वेश्चन you will be able to revise the whole chapter in one single go। एक वो सवाल आएगा और आपने साथ क्या काम करना है? MCQs पे काम करना है। हो जाएगा इतना काम? यस सर। हो जाएगा। यस सर। कल का हमारा टाइम क्या है? 8:30, 8:30 सुबह AM। कब तक? 10 तक। 10 AM रात को नहीं लेके जाऊंगा, 10 AM तक। टारगेट क्या होगा? चैप्टर 3। टारगेट क्या होगा? चैप्टर 3, जहाँ तक हम कर सकें। 8:30 सिर्फ कल के लिए। कितने बजे? वो रिकॉर्डिंग पे, एक दिन की रिकॉर्डिंग की जा सकती है। सुबह 8 बजे होती है? कहाँ पे होती है?
8 से 12 होती है। कुछ छुट्टी की है आज तक वहाँ पे? कुछ छुट्टी की है आज तक वहाँ पे? कल पहली है ना? पहली तो वैसे ऐसे कल लाजमी लेनी है, वैसे तो हो रही है। क्लैश में कौन कौन आ रहा? 2 3 4। और आप चारों सिर्फ प्योर फिजिकल हो, ये कॉम्बो प्योर फिजिकल हो? एक दिन दे सकते हो, दोबारा आगे तंग नहीं करूंगा, प्रॉमिस। सिर्फ का कदम मुझे दे दो। सर इनके लिए वीडियोस अवेलेबल करते हैं ना नहीं इस क्लास वो तो मैं कर ही दूंगा, मगर द पॉइंट इज कि मैं चाहता हूँ ये भी बैठे। यस सर। तो क्या हम इनके नाम पे फिर कुर्बानी दे दें क्लास की? सर मेजॉरिटी से 30 तो माइनॉरिटी भी तो अपनी ही है, वो कौन सी कोई बेगानी है? बताएं, आप बताएं, क्या आप एडजस्ट कर सकते हैं? सर ऐसे करेंगे आधी क्लास ले लेंगे, फिर जो टाइम होगा नहीं। चलो अगर हम क्लास को सुबह 8 बजे कर लें, मैं यहाँ पे नहीं होता। अगर हम 8 से R1 कब है? 9:15। आपकी कब है? आपकी कब है? 9:15 है ना? चलो अगर हम, आपकी कब है? 9:20। खत्म हो गई बात। 7:45 से 9:15, क्या ख्याल? हाँ 7:45, सर्दी है। 7:45 से, चलो 7:15 छोड़ो, 8 से 9:15 डन हो जाएगा। चलो कल मिलते हैं।